जिसकी तिजोरी में मास्टर स्ट्रोक के भंडार रहते थे, जो ऐसे ऐसे करके बात बात पर मास्टर स्ट्रोक मारा करते थे, आखिर उस बीजेपी को क्या हो गया है? क्या वाकई में बीजेपी उसी लय और ताल में चल रही है जैसे पिछले 12 सालों से चलती आई है, या फिर जो खुसफुसाहट चल रही है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, उसमें कहीं कोई वजन दिखाई दे रहा है कि दो सबसे बड़े बीजेपी के चेहरे मोदी और अमित शाह दोनों एक ही पटरी पर हैं, दोनों एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों दोनों का एजेंडा एक ही है, बीजेपी को हर चुनाव में जीत दिलाना, सरकार को ठीक तरीके से चलाना, क्योंकि सरकार चलती रहेगी तब तक सब ठीक रहेगा, क्योंकि पार के साथ ही सब कुछ आता है ना। लेकिन अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बार बार मन में ख्याल आता है कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो संसद सत्र से चर्चाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं कि मोदी कुछ और चाहते हैं और अमित शाह कुछ और, क्या उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है? दरअसल दोस्तों हो क्या रहा है, जंतर मंतर के बाद से इस एपिसोड को अभी तक बीजेपी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। रह रहकर उसको मुझे लगता है कई लोगों के बीजेपी के रात में ठीक से सो नहीं पाते, बीजेपी के लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो कैसे गया है। और इसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी एक मुद्दा लेकर आई, वंदे मातरम। अब देखिए ये मुद्दा बीजेपी बड़े पुरजोर तरीके से उठा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बकायदा ऑफिशियली ये बयान जारी किया है कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को काट कर उसका अपमान किया और 1937 की कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन का हम विरोध करते, मतलब ये बोलकर बेसिकली नितिन नबीन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी घर घर जाएगी वंदे मातरम के मुद्दे पर। ठीक है, अच्छा न्यूज चैनल्स में भी यही खूब छाया हुआ है प्राइम टाइम में। लेकिन क्या आपने इस मुद्दे पर अपने आसपास कोई चर्चा होती देखी? नहीं, मतलब जैसे वक्फ वाले मामले में एकदम हल्ला मच गया, व्हाट्सएप ग्रुपों में एकदम बवाल कट गया, ट्रिपल तलाक में हो गया है ना, इसके अलावा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हो गया, या बहुत हद तक चौकीदार चोर है वाले में हो गया, लोगों ने वाकई में अपने डीपी चेंज कर लिए, मैं भी चौकीदार टाइप का, है ना। क्या आपने इस टाइप की कोई चर्चा अंधभक्तों के बीच में भी सुनी वंदे मातरम को लेकर? दोस्तों इनफैक्ट बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। संबित पात्रा जैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा गया, जो बता रहे हैं कि नेहरू ने जो है घनघोर अपमान किया वंदे मातरम का, और जिन्ना के कहने पर उन्होंने वंदे मातरम को काटा। और दोस्तों गौर फरमाया जाए तो ये मुद्दा अमित शाह खूब उठा रहे हैं। अमित शाह जो संसद नहीं आए, पूरा संसद सत्र निपट गया, उन्होंने जब बंगाल में रैली थी 1-2 दिन पहले तब भी ये बात बोली, वहां अपने फेवरेट रिपोर्टर्स को जो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते उनके आगे भी बार बार ये बात बोली। तो अमित शाह चाहते हैं वंदे मातरम को मुद्दा बने, और अमित शाह चाहते हैं तो पार्टी भी वही चाहती है, जाहिर तौर पर पार्टी भी वही करेगी। लेकिन दोस्तों आपने चीज गौर की, प्रधानमंत्री का इसको लेकर कोई भी बयान आया? हाँ, लाल किले की प्राचीर से पीएम ने बात बोली थी कि भाई पहली बार लाल किले से 15 अगस्त के मौके पर वंदे मातरम जो है वो पूरा मतलब प्ले हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी ने बात बोली थी। लेकिन वो बात आई गई हो गई। मोदी चाहते तो उसमें भी पूर्व में जो गलतियां हुई उसका जिक्र कर सकते थे, और वंदे मातरम को लेकर पूर्व की सरकार ने जो किया, नेहरू ने जो किया, जो भी कुछ मोदी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, बस वो बात आई गई होगी। इनफैक्ट आरएसएस भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा। चलिए आरएसएस को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं दोस्तों मोदी बोल नहीं रहे हैं। मोदी एक कार्यक्रम में एक दिन पहले फिर बोले हैं। मोदी तो हर दिन किसी ना किसी कार्यक्रम में बोलते ही हैं, आप तो जानते हैं इतने सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं, और प्रधानमंत्री तो हर दूसरे दिन पीएम टीवी पे होता है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं वंदे मातरम पर, उस तरह से नहीं बोल रहे हैं जैसे अमित शाह चाहते हैं। अब जब ये चर्चाएं सामने आई तो मेरे दिमाग में फिर वही बात कौन थी? याद कीजिए जब संसद सत्र चल रहा था और बार बार विपक्ष दबाव बना रहा था, अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह भगौड़ा, अमित शाह लापता, है ना, ये सारी बातें बोली जा रही थी। तब वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से पुश किया गया कि किरण रिजिजू को बोला गया कि आप विपक्ष की जो भावना है वो गृह मंत्री तक पहुंचा दीजिए। I request you to consider this request that he requested the Home Minister to come to the House. You represented to it is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HR. दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जो सत्य हिंदी के संपादक भी हैं, वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, उनकी आला बीजेपी के लोगों से या आरएसएस के लोगों से बात हुई होगी, ये कंफर्म करते हैं वो कि ये बात बुलवाई गई थी उपराष्ट्रपति की तरफ से कि इसके सहारे से ही
अमित शाह आ जाएं संसद में। क्यों? क्योंकि अमित शाह का ना आना मोदी के ना आने जैसा है, क्योंकि मोदी तो संसद वैसे भी नहीं आते, अमित शाह ही संसद संभालते थे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से मामला शुरू हुआ था, लेकिन प्रधान क्या इस्तीफा होकर खत्म हो गया क्या? प्रधान के इस्तीफे तो एक मुद्दा था, जंतर मंतर में नारे किसके लिए लग रहे थे? मोदी के लिए। जो गंदी गंदी गालियां दी गई, जो कि नहीं दी जानी चाहिए, किसको दी जा रही थी? प्रधान के इस्तीफे में जब देरी हो रही थी तो मोदी के इस्तीफे तक क्यों बात आ गई थी? अपने आप आ गई थी ना। वैसे ही अगर अमित शाह चुप हैं, अमित शाह लगातार इस मसले पर अपने आप को बचा रहे हैं, तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म किसको नुकसान पहुंचाएगा? वो नरेंद्र मोदी को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो कहने वाले कहते हैं कि दरअसल उपराष्ट्रपति के जरिए एक सेफ पैसेज दिया गया था कि आप विपक्ष की मत मानिए, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के कहने पर आए संसद में बोलने के लिए, लेकिन अमित शाह नहीं आए। और अब बीजेपी वालों को सच में लगता है कि पिछले 11 सालों से 12 सालों से जो स्क्रिप्ट चल रही है, जिन्ना, नेहरू, वही सब अभी भी चलती रहेगी, उनके गटर मीडिया में चलती रहेगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलती रहेगी, लेकिन क्या आम आदमी के बीच भी चलती रहेगी? उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने। अब दोस्तों, बीजेपी का तो फेवरेट टॉपिक है नेहरू। बीजेपी नेहरू और वंदे मातरम के अपमान पर आई है, तो फिर कांग्रेसी भी पूरी तरह से खुलकर खेल रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेसी तो मानते हैं कि भाजपाइयों ने भयंकर गलती कर दी है, जो ये आउट ऑफ सिलेबस ढूंढ कर ले आए मामला, क्योंकि जब जब बीजेपी स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेगी तब तक बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में उसके पुरखों का नाम न 3 में न 13 में है। बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। ये सर्टिफाइड बेवकूफों ने, मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि वंदे मातरम पे 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पे हमला बोलने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको देश विरोधी करार कर दिया, अमित शाह ने। भगोड़ा नंबर 2, ठीक है। दूसरा, सरदार पटेल ने 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम को अनुमोदित किया, आपने उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया। तीसरा, नेहरू जी, उनको तो आप खैर कहते ही हो। महात्मा गांधी, आप तो गोडसेवादी हो, आपने पूरी सोशल मीडिया टीम गोडसे वालों की खड़ी कर दी है। इन सबको आपने राष्ट्र विरोधी कह दिया। आचार्य नरेंद्र देव भी थे उसमें, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7वें वाइस चांसलर थे। उसके बाद आचार्य जेबी कृपलानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगोड़ा नंबर 2। दोस्तों, वंदे मातरम इस देश में गाता रहा गया है, ऐसा नहीं है, हाँ, पूरा नहीं गाया गया है, लेकिन गाता रहा गया है। वंदे मातरम के नारे इस देश में लगते रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज लग रहे हैं, मोदी जी ने पूरा गाना शुरू कर दिया तो लग रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। और वंदे मातरम के नारे तो जंतर मंतर में भी लग रहे थे, लेकिन बड़ी होशियारी से जंतर मंतर के उन नारों से अपने आप को अलग कर लेती है बीजेपी और सीधे आ जाती है 1937 में। तो ये सब जो जिस परपंच के लिए किया जा रहा है कि आपको अपने आसपास उसकी कोई हवा बनती दिखाई दे रही है, और अगर नहीं बनती दिखाई दे रही है तो फिर ये किसकी नाकामी है? और इसी बीच रणनीतिक तौर पर देखिए, बीजेपी भूल पर भूल कर रही है, क्योंकि आपका जब पूरा ध्यान इस बात पर होता है ना कि नैरेटिव गढ़ना है, इस नैरेटिव पर हेडलाइन चलवानी है, इस पर डिबेट करवानी है, तो आप लगातार ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स कर रहे हैं। आप देखिए, अमित शाह यही कर रहे हैं। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को 7.5 घंटे धरना करवाने की? राहुल गांधी गए थे, उनकी तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए थी। भाई, वो साहिल लोचक को लेकर गए थे, एफआईआर तो आपको करनी ही पड़ती जब विक्टिम बगल में खड़ा है। तो 7.5 घंटे राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे, उनको हेडलाइन पूरी फुटेज दी और अंत में आपने एफआईआर ही कर दी। क्या है मतलब? ये कौन सी चाणक्य नीति है? ये ब्लंडर है। दोस्तों, यही सारी चीजें जब दिमाग में आती हैं, सामने दिखती हैं, तब आता है कि सच में क्या ये मतलब जिस पटरी से ये सब कुछ चल रहा था अभी तक, क्या वाकई में उस पटरी पर चल रहा है? क्योंकि चर्चाएं तो ये भी हैं,
कि नरेंद्र मोदी तो अपने राजनीतिक शिखर पे है ना भाई। नरेंद्र मोदी 3 बार पीएम बन गए इस देश के, अब और उनको क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, आप उन्हें पसंद करें ना करें। नरेंद्र मोदी का नाम इस देश के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्रियों में हमेशा रहेगा। बट 2029 की लड़ाई अमित शाह को अगर लड़नी है तो उनको मतलब अपने आप को या तो उसके बरक्स खड़ा करना है या दिखाना है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन की जगह वो भर सकते हैं। तो क्या ये जो 2 बड़े नेता, उनकी 2 स्ट्रैटेजी जो रहती थी, ये उसी वजह से है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।